हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। वैसे अच्छा कहना ठीक तो नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम का दिन बहुत कम बचा है और बहुत सारे बच्चों के अभी मेरे पास क्वायरीज आ रही थी कि सर अभी हमारा बहुत सारा चैप्टर तैयार नहीं है, सर एग्ज़ाम के लिए 10 दिन बचा है तो कैसे होगा। तो फिक्र मत कीजिए बच्चों, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लेके आया है आपके लिए बूस्टर डोज सीरीज़, जिसे आप यूट्यूब की भाषा में वन शॉट सीरीज भी कह सकते हैं। तो मैं अविनाश सिंह, आपका फिजिक्स का मेंटोर, बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बूस्टर डोज सीरीज का सीरीज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है और हम लोग यहीं से इसको शुरू करेंगे। हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि विद इन 40 मिनट्स हम इस लेक्चर को आप लोग को फिनिश करवा सके। चलिए तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग को जो चीज समझनी है कि सर आखिर ये चार्ज क्या वाला है, आखिर ये चार्ज क्या वाला है। तो देखिए बेटा, चार्ज वो प्रॉपर्टी है बेटा जिसकी वजह से, चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिकल इफेक्ट फील होता है। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों? ओके सर, ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देखें बेटा, तो चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q इज इक्वल टू एन ई से। Q इज इक्वल टू एन ई से, जहां पे बेटा n हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है बेटा, एग्जाम में कभी कभार 1-2 नंबर में पूछ लेता है। सबसे पहले क्या चीज है? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। यानी अगर हमारे पास मान लीजिए +2Q चार्ज है, -Q चार्ज है, +3Q चार्ज है एंड -4Q चार्ज है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो इनको बस सिंपल ऐड कर दीजिए। स्केलर मतलब नॉर्मल प्लस या माइनस करना, जैसे हम मैथ में करते आए हैं। तो 2 + 3 5 एंड -4 माइनस, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये तो सबको पता है कि एक बॉडी से दूसरी जगह पे हम चार्ज को भेज सकते हैं। अ चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। याद रखिएगा बेटा, जिस बॉडी के अंदर मास है उसी के अंदर चार्ज भी होगा, या वाइसा वर्सा भी बोल सकते हैं कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अरे भाई, चार्ज है कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी तो अपना मास होता है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अभी देखिए, मैंने बात किया था चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब सवाल आता है, सर वो तो ठीक है, ये हमने पढ़ भी रखा है कई बार, बट ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? तो देखिए बच्चों, क्वांटाइज का मतलब होता है जहां पे आप किसी चीज को एक यूनिट मान के चले। एक यूनिट, उसको आधा पौना ये सब ना माने, उसको एक यूनिट माने। जैसे हम इंसान क्या है? एक यूनिट है। अब मान लीजिए कोई बड़ा लड़का आ गया, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आ गया और कोई छोटा बच्चा आ गया, या कोई ऐसा है जो हाइट में कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको 2 बोलोगे और उसको आधा बोलोगे। नहीं नहीं नहीं, आप उसको भी एक गिनोगे और इसको भी एक गिनोगे। तो इसी तरह बेटा, चार्ज भी कभी आधा नहीं गिना जाता है। चार्ज को हमेशा 1 2 3 4। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि चार्ज कैसा होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? चल, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व का मतलब क्या होता है? मतलब आप चार्ज को नहीं बना सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो चार्ज इज कंजर्व। अब कई लोग कहेंगे, सर क्या बात कर रहे हैं आपने, देखिए यहां क्यू 0 कर दिया। अरे बेटा, ये क्यू 0 नहीं हुआ, क्यू नेट 0 हुआ है। यहां क्यू 0 नहीं हुआ, क्या हुआ है? क्यू नेट। नेट क्यू 0 हुआ है। मैंने चार्ज को खत्म थोड़ी किया है, बस ये दोनों चार्ज मिलके शांत हो गए। क्लियर है बच्चों? याद रखिएगा, चार्ज कभी ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
उसके बाद बेटा चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि चार्ज का स्पीड से या वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि चार्ज अचानक से स्पीड पकड़ लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ना ना ना। तो चार्ज का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर इतनी देर से हम लोग चार्ज पढ़ रहे हैं, आखिर ये 1 कूलम मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटिया? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज कूलम। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि सर आखिर ये 1 कूलम होता कितना है, इसका मतलब क्या है? तो अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम आगे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको करने में हमें आसानी होगी। तो एक बार आप ये समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जनरली न्यूमेरिकल करने में ही बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं 1 कूलम किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, हमने पढ़ा है। अब देखिए यहां पे Q की वैल्यू कितनी हो गई? 1, एन ही है, और E की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे बेटा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी बेटा, क्लियर है बच्चों? तो यहां पे बेटा n कितना आ जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करें बेटा तो यह आ जाएगा 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18। तो बेटा 1 कूलम का मतलब होता है कि हमारे पास 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब होंगे, पता नहीं इतने तो मेरे सर में बाल भी नहीं होंगे जितना ये नंबर है। आप इस नंबर को देख सकते हैं बेटा, 10 की पावर 7 तो करोड़ होता है, यहां 10 की पावर 18 है, करोड़ का भी करोड़। मतलब इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे तब जाके हम बोलेंगे कि मेरे पास 1 कूलम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर है? समझ में आए? अच्छा, मैंने पहले भी कहा था n इंटीजर में होना चाहिए। सब कहेंगे सर 6.24 तो इंटीजर नहीं है। अरे आगे भी तो बढ़ो बेटा, यहां 10 टू द पावर 18 भी तो है, जो उसके आगे 0 0 0 0 लगाता जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा कूलम्स चाचा के बारे में, यानी कूलम लॉ को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो कूलम लॉ क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, F is proportional to Q2, F is proportional to Q1 and F is proportional to 1 by R square। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए बेटा, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं तो वो दो चार्ज या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, नाउ अब अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा। तो कूलम चाचा ने बस इतना बताया है कि भैया जी, अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो जो फोर्स है ना, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही बात उन्होंने कही थी। ओके, चल तो इसको फिर हम लोगों ने सुंदर सा यहां पे लिख दिया कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे दो चार्ज है, ये देखिए K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और अब यहां पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर ये परमिटिविटी क्या है? देखो बेटा, परमिटिविटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम वेयर इट क्रिएट डिस्टर्बेंस बिटवीन टू फोर्सेस, टू चार्जेस। मतलब परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी उस मीडियम की जिसमें चार्ज रखा गया, जहां पे वो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। यानी परमिटिविटी कुछ भी नहीं है, मंथरा समझ लीजिए आप। आग लगाती थी, कमौलिका स्टार प्लस पे आती थी क्योंकि सास भी कभी बहू में आग लगाती थी सबके बीच में। उसी तरह परमिटिविटी क्या करता है बेटा? दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। आई बात समझ में? चलिए, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। बट यहां एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। अगर मान लीजिए मैंने इसको किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया, मान लीजिए तेल में ही डाल दिया, तो बेटा फिर वहां परमिटिविटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर वहां पे बेटा किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होती है रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन
नॉट। मुझे तो ये फॉर्मूला ऐसे याद करने में ज्यादा आसान होता है, ठीक है। बुकों में आप देखेंगे तो कुछ ऐसा दिया रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बुकों में ये कुछ ऐसा दिया रहता है, बट मुझे तो ऐसे याद करने में ज्यादा इजी लगता है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब होता है कि किसी भी मीडियम में एयर से कितने गुना ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की पावर, क्लियर, एबिलिटी है। चलिए, आई होप आपको परमिटिविटी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप यूं समझ लीजिए, जब दो लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब दो लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब सिर्फ एक इंसान को यह जानना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी कितनी औकात है, उसकी कितनी वैल्यू है, तो वो वहां पे क्या निकालेगा बेटा, फील्ड। अब एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है, उसको जाननी है कि मेरी इस पॉइंट पे कितनी औकात है, तो वहां पे उसको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हाँ, अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें, ये तो समझने के लिए बड़ा बढ़िया हो गया, लेकिन अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नथिंग बट एन एरिया वेयर वी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो एरिया, वो रीजन जहां पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया बच्चों? देखिए, बुकिश डेफिनेशन तो मैं आप लोग को समझाऊंगा ही समझाऊंगा, लेकिन वो आपको याद रहे, वो आपको याद रहे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से एलैबोरेट करके भी आप लोग को समझाएंगे। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब है जब किसी पर्सन को, मान लीजिए कोई विधायक जी, उनको जानना है कि इस पॉइंट पे मेरी क्या औकात है, तो वो जो निकालेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह चार्ज को जानना है कि इस पॉइंट पे मेरी क्या औकात है, तो वो जो क्वांटिटी अभी निकल के आएगी वही क्या कहलाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, और ये हमारे पास एक पॉइंट है P, R दूरी पे है ये P, और हमको जानना है कि यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। हमको जानना है यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। या एक फॉर्मूला आप और यूज कर सकते हैं। सर वो फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखिए बेटा, हम यहां पे एक छोटू सा चार्ज रख लेते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। पहले तो इस टेस्ट चार्ज की एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए। ये टेस्ट चार्ज बेटा वो पुतले जैसा है, मतलब जैसे गांव में आपने देखा होगा, खेतों में गायों से बचाने के लिए खेतों में पुतले लगे होते हैं, क्योंकि इंसान बहुत देर तक खड़ा हो सकता नहीं था, तो उसने एक पुतला लगा दिया। अब पुतला देखने में तो इंसान जैसा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई जान नहीं होती है। उसी तरह बेटा ये टेस्ट चार्ज ना एक नाम का चार्ज है, इसकी अपनी कोई औकात नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बस अभी मैंने यहां रख दिया है। क्यों रख दिया है? एक छोटा सा काम करने के लिए। और वो क्या है बेटा, अगर हम यहां पे फोर्स निकालें, अगर हम यहां पे फोर्स निकालें तो फोर्स कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट आर स्क्वायर। अरे भैया, कूलम्स चाचा ने तो बताया था अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रहे, क्यू नॉट ना रहे, तो इस क्यू नॉट को हम इधर भेज दें। तो देखिए बेटा, इसीलिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला ये भी आ गया कि एफ अपॉन क्यू नॉट, और ये आपका बन गया बेटा फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से उस चार्ज की दूरी ले लीजिए, के लीजिए, चार्ज लीजिए और वहां से दूरी का स्क्वायर कर दीजिए, या आप चुपचाप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए और वहां से उस चार्ज को उड़ा दीजिए। एक चार्ज रखिए क्यू नॉट, या वहां कोई भी चार्ज हो, उस चार्ज को फिर बाद में डिवाइड कर दीजिएगा, आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेताजी का पावर पता चल जाएगा। क्लियर है? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा बोलता हूं, याद करने का तरीका है नेताजी का पावर, कि वहां नेताजी का कितना वैल्यू है। ठीक है बेटा, चलिए आगे समझते हैं। चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी के बारे में मैक्सिमम बातें होंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ना कुछ खास बातें हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब
इसको समझने पे फोकस करते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। क्लियर है? यानी इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व रहेगा। सर अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व रहेगा तो कैसा रहेगा डायरेक्शन? आइए चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन कैसा रहेगा बेटा? तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर आती है और नेगेटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है। या यूं भी कह सकते हैं, कई सारी बुक्स में लिखा भी रहता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आके खत्म हो जाती है। उनके लिखने का तरीका होता है। अच्छा ठीक है सर, उसके बाद पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि भैया पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी होता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया बेटा कि ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता। पहले तो क्लोज लूप का मतलब होता है कि यहां से गया और यहां से वापस आ गया, इसको बोलते हैं क्लोज लूप। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारी पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के नेगेटिव चार्ज में जाएगा, उल्टा नहीं होगा कि नेगेटिव से निकल के भी आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे ही हम लोग ने सर ये सारी चीजें समझी, हमको अब अगली चीज समझनी है कि इसका एसआई यूनिट क्या है। तो बेटा इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसका एसआई यूनिट कितना हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। और इसका डायमेंशन कितना होता है बेटा? mLT-3a-1। कभी कभी एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है? और इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हो थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि बेटा हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे चार्ज हो, तो बहुत सारे चार्ज होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होंगे, बहुत सारे फोर्स होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो फिर करना क्या है? तो देखिए बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हमें वेक्टर एडिशन करना है। हमें क्या करना है बेटा? वेक्टर एडिशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप हमारे सारे बच्चों को वेक्टर एडिशन पता हो। अगर नहीं पता है तो हमारा वेक्टर एडिशन का एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, आप वहां से उसको देख के सीख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। सर ये डाइपोल क्या होता है? तो देखिए बेटा, डाइपोल कुछ नहीं होता। डाइपोल का मतलब तो पहले समझिए, इलेक्ट्रिक है कि मैग्नेटिक है बाद में समझेंगे, ये आपके चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल। पहली बात तो डाइपोल का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट पुट इन अ स्मॉल डिस्टेंस, प्लेस्ड इन अ स्मॉल डिस्टेंस। कोई भी इक्वल एंड अपोजिट, कोई भी पेयर जो इक्वल हो और अपोजिट, पेयर जाहिर सी बात है जो इक्वल और अपोजिट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट पेयर को ही, जो कि कुछ दूरी पे रखा, हम लोग डाइपोल बोलते हैं। अब यहां पे कौन दो पेयर हो सकते हैं भाई? एक माइनस हो सकता है और एक प्लस हो सकता है। ठीक है? मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक मिनट जी। तो मान लीजिए हमारे पास माइनस क्यू है और यहां पे कितना है बेटा? प्लस क्यू। ठीक है? और इनके बीच में जो दूरी है बेटा वो है 2l। सर कई बुकों में l लिखा रहता है, आप 2l क्यों लिख रहे हो? कई बुकों में 2l भी लिखा रहता है। देखो बेटा, ये डाइपोल है ना, तो तुम डिस्टेंस कहां से नापोगे? यहां से नापोगे तो ये बुरा मान जाएगा, यहां से नापोगे तो ये। तो हमने क्या किया बेटा? एक सेंटर लाइन डिसाइड कर ली, एक सेंटर लाइन डिसाइड कर ली और यहां से हम डिस्टेंस नापते हैं। ये l है और ये भी क्या है? यहां से l है। 20 से नापते हैं हम लोग, कोई भी चीज हम लोग डाइपोल के 20 से नापेंगे। क्लियर है? ओके चलिए, अब बेटा एक वर्ड आप लोग बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, और उसका नाम है डाइपोल मोमेंट। ठीक है? हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर डेफिनेशन आ जाएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इक्वली अपोजिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l, प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? तो ध्यान से देखिए, डाइपोल मोमेंट अगर हम समझे तो काश मैं इसको आपको एक अच्छा सा डेफिनेशन देके बता सकता, पर ऐसा इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। हम लोग बार बार जब डाइपोल के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे पुराने जमाने में, तो हम लोग को एक चीज समझ में आया
कि एक टर्म बार बार उछल के आ रहा था, वो था Q इंटू 2L। तो हमने इसी का नाम रख दिया डाइपोल मोमेंट। तो अगर कोई पूछे डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन बताओ ही बताओ, तो तुम बोल सकते हो सर डाइपोल मोमेंट होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? डाइपोल। ये हमारा क्या बन गया बेटा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट की एक और खूबी जानो। डाइपोल मोमेंट बेटा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। हमेशा कहां जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। बस ये बात आपको दिमाग में पता होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। तो ये दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो अगर मान लो हमने इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रख दिया B, सिंस डाइपोल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें यहां पे ये मेंशन करना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो हम लिखेंगे अलोंग A टू B, और तुम ये भी लिख सकते हो अलोंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग को बेटा जो अगली चीज पढ़नी है कि सर चैप्टर का नाम तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो देखो बेटा, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि एक डाइपोल के एक्सेस पे कितना फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और उसके इक्वेटर पे कितनी हुई। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 डिस्कस कर लेते हैं कि डाइपोल ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट। इसका डेरिवेशन एग्जाम में तो आता ही आता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये डाइपोल है, मान लीजिए हमारे पास ये डाइपोल है, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और देखिए इस तरफ डाइपोल मोमेंट भी है। अब मैं इसके एक्सेस पे रखूं तो इसका एक्सेस क्या कहलाएगा? ये देखो बेटा, एक्सेस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस वो पॉइंट होता है जहां पे हम बॉडी को मैक्सिमम लेंथ तक काटते हुए चले जाएं। मतलब एक्सेस हम ये भी रख सकते थे, ये भी रख सकते थे, पर एक्सेस अभी हम इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि यहां पे देखो बॉडी जो एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, वो सबसे ज्यादा इसी को काटते हुए जा रही है, सबसे लंबा। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सेस। तो चलिए बेटा हम यहां पे, अब देखिए बोर्ड में भी आपको ऐसे ही करना है। बोर्ड में इसका डेरिवेशन आना फिक्स है, पहले ही बता दे रहा हूं, फिर मत कहना गुरुजी आपने बताया नहीं। तो देखो पहले ही बता दे रहा हूं कि यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस क्यू, और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस क्यू, जैसा कि हमारा डाइपोल दिखता है सुंदर सा, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। और यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा? 2L हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें पता है 2L है, और हम लोग कहां से डिस्टेंस नापते हैं? सेंटर से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? L, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा? L। ठीक है सर। अब हमें एक कोई पॉइंट है यहां पे P, जो कि कितनी दूरी पे है बेटा? X। P कितनी दूरी पे? X। और याद रखना बेटा, बहुत लोग भूल जाते हैं एक्स कहां से लेना है? डाइपोल के सेंटर से। कई लोग यहां से नापने लग जाते हैं, कई लोग यहां से, ना 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 ना, सेंटर से। तो ये जो व्हाइट पेन से मैंने लिखा, ये एग्जाम में आपको इतना करना है। अब जो मैं ब्लू पेन से या ऑरेंज पेन से करने जा रहा हूं, ये आपको अलग से लिखना है, ये आपको उसके ऊपर करना है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग नामकरण कर देते हैं यार, बिना नामकरण किए कब से इसको चार्ज बुलाते रहेंगे। चलो, तो इसका नाम हमने रख दिया A, इसका नाम रख दिया हमने B, और उसका नाम P तो पहले से ही रखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज इस P को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की ओर जाता है। इसका नाम हमने रख दिया EA, A की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर फेंकता है, EB। अब तुम कहोगे सर EA वाली लाइन इतनी छोटी, EB वाली इतनी बड़ी, क्योंकि बेटा B पास में ना, तो B का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? B पास में तो B का असर ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको लंबा बना दिया, और E दूर है तो उसका असर छोटा देखने को मिलेगा। ठीक है सर, समझ गए आपकी बात ना। अब यहां पे EA कितना हो जाएगा बेटा? तो अंधा भी बता देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? K। जिस चार्ज पे निकालना है उसकी वैल्यू रख दो Q, अपॉन दूरी कितनी है यहां से यहां, दूरी कितनी? L प्लस X, यानी X
प्लस एल का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। ईबी कितना हो जाएगा बेटा? ईबी कितना हो जाएगा? के क्यू। अच्छा एक चीज और, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर ये माइनस है तो यहां माइनस नहीं रखेंगे। नहीं बेटा, अगर आपको डायरेक्शन पता है, वेक्टर है ना, अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आपको चार्ज का साइन रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है, कुछ नहीं आता है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है, तभी चार्ज का साइन रखेंगे। जैसे हमने पहले रखा था जब चार्ज स्केलर है, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे प्लस माइनस रख रहे थे हम। यहां पे प्लस माइनस नहीं रखेंगे, चार्ज की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड रखो, उसकी वैल्यू रखो, प्लस माइनस नहीं रखते क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है ना। जब हमें पता है कि हम लेफ्ट में जा रहे 5 किलोमीटर, तो हम -5 किलोमीटर क्यों बोले बेटा? क्लियर है? हम बोल दिए ना लेफ्ट में जा रहे हैं। चल अब यहां से यहां दूरी कितनी? x में से l माइनस कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग इसको करते हैं। तो बेटा एक बात बताइए, ई नेट कितना आ गया? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना आ गया, जिसको हम प्यार से ईपी भी बोलेंगे, तो वो कितना हो गया? ईबी माइनस ई है। अरे भैया डायरेक्शन उल्टा है और बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। क्लियर है? चलिए हाँ सर ये तो समझ में आ गया। और अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करें, जो कि आ जाएगा हमारा के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का, सॉरी एक सेकंड, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको अच्छे से प्रॉपर सॉल्व करें, जिसमें हम लोग एलसीएम लेके सारा कुछ सॉल्व करें, तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा के क्यू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। लेकिन अभी भी ये पूरा फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी ये पूरा फिनिश नहीं हुआ है। एक मिनट, अभी भी ये हमारा फिनिश नहीं हुआ है। एक मिनट बच्चों, हम इसको यहां पे कर दे रहे हैं। हमने जब सॉल्व किया इस पूरे इक्वेशंस को, तो हमारे पास के क्यू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आया। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं? ईपी इज इक्वल टू, देखिए हम यहां पे 4 को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, 2k, और यहां पे q इंटू 2l अपॉन, और यहां पे एक x भी है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कर देते हैं। तो अब देखिए बेटा, अंधा भी बता देगा कि 2k और q2l को हम लोग क्या बोलते थे? डाइपोल मोमेंट। q2l को हम लोग क्या बोलते थे? डाइपोल मोमेंट। इधर क्या आ जाएगा बेटा? p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और हाँ एक x भी तो बच गया सर। ये हो गया बेटा हमारा ई पी, ये हो गया हमारा ई पी, और यही डेरिवेशन है जो आपको एग्जाम में करके आना है। अब बेटा एक केस है, इफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन l। अगर x की वैल्यू l से बहुत बड़ा है, तो यानी l को हटा देते, l की कोई औकात नहीं बची, l को हटा देते। l को हटाएंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर x की पावर 4 और ऊपर x से कट जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा ep इज इक्वल टू 2k p अपॉन एक्स क्यूब। मैक्सिमम जगह हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन आपको पता दोनों होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए ये तो हो गया अपना, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। चल ये भी देख लेते हैं हम लोग, आइए। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे बेटा हमें ज्यादा समय ही नहीं गंवाना है। कैसे? ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी कितनी है सर? 2l है, और यहां से यहां दूरी कितनी है सर? l है। अब हमने इक्वेटर यानी इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, ये है पॉइंट P, यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। चलिए
एक मिनट बच्चों, चल अब इसकी जो दूरी है बेटा वो दी हुई है x। ये कहां से दूर है? x पॉइंट से दूर है। ठीक है, एकदम बीचों बीच 90 डिग्री पे एक पॉइंट P है जो कि x दूरी पे है। चलिए बेटा वापस से वही पुराने स्टाइल में करते हैं। तो बेटा देखो, हमको अगर इस पॉइंट पे इसका नाम रख देते हैं a और इसका नाम रख देते हैं b, तो बेटा EA कितना हो जाएगा? देखो नेगेटिव है तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, आजा 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 आजा, और ये पॉजिटिव है, ये इसको दूर फेंक रहा है कि भागो यहां से। तो ये हो गया EA और ये हो गया EB। तो EA कितना आ गया बेटा हमारे पास? सर ये आ गया KQ अपॉन, ओ माय गॉड, ये कितना होगा बेटा? क्या ये L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी वही हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो बेटा अगर हम इसका अंडर रूट का स्क्वायर कर दे तो ये सिंपल हम इसको L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल। क्लियर है? अच्छा उसी तरह बेटा हमारा EB कितना आ जाएगा? सर EB भी वही आ जाएगा KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन 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 यहां एक कैच है बच्चों। कैच क्या है? देखो यार, ये इधर जा रहा है, EB इधर जा रहा है, आसान नहीं है आसानी से प्लस माइनस कर देना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? तब बेटा यहां पे हम लोग अपना वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि मान लीजिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। मान लीजिए ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो गया? थीटा हो गया। इन दैट केस अगर ये सत्य है सर, अगर ये बात सही है तो ये क्या हो जाएगा? EA साइन थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? EA कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा? EB साइन थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? EB कॉस थीटा। नाउ अब EA और EB बराबर है तो EA की जगह EB, EB की जगह EA लिख सकते हैं। अच्छा तो ये और ये मर गया क्योंकि ये भी बराबर, ये EB साइन थीटा, ये साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा सेम है, EA EB बराबर है तो ये तो कैंसिल हो गए। एग्जाम में लिखोगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा component get cancelled, so according to figure EP नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो जाएगा बेटा? 2EA cos थीटा। अरे भैया हमने दोनों को जोड़ दिया, EB को EA लिख दो तो 2EA cos थीटा आ गया। चलो तो 2 हो गया। EA कितना है? ओ EA कितना है? KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, इनटू, अब एक बात बताओ बेटा, cos थीटा कितना होगा? तो cos थीटा, ये देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, तो थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? L, और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस कितना है बेटा? L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। अगर ये सत्य है तो बेटा अब इनको मिला दीजिए तो ये कितना आ गया? KQ इंटू 2L अपॉन L स्क्वायर, L प्लस एक्स स्क्वायर सेम है, पावर को ऐड कर देते तो ये कितना हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब बेटा अगर आप यहां ध्यान से देखें, एक मिनट, अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि EP कितना हो गया? कि Q2L को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फिर से बताया था, डाइपोल मूवमेंट है भाई, P लिख सकते हैं, P अपॉन L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
3/2 पर मेरे बच्चे एक चीज जो आपको यहां ध्यान देना है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर, और हमारा डाइपोल मोमेंट कहां होता है, माइनस से प्लस की ओर, उधर जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक पोल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट इधर, ये तो उल्टा हो गया ना। तो यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, यहां पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और ये बन गया आपका, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब फिर से वही एक बात जो पिछले उसमें भी किए थे, क्या, इफ x l से बहुत बड़ा है, l को गायब कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला आएगा बेटा वो आएगा Ep इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, अभी तक हम लोग ने जितनी भी चीज पढ़ी थी, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि हम लोग ने चार्ज को एक पॉइंट मान के रखा था, एक बिंदी। पॉइंट होता क्या है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है बेटा। पॉइंट हम लोग उसको बोलते हैं जिसका डायमेंशन, जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है अपने सराउंडिंग से बहुत कम है। जैसे हमारे लिए एक चींटी एक पॉइंट हो गई, अर्थ के लिए हम एक पॉइंट हो गए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए हमारा अर्थ एक पॉइंट हो गया। क्लियर है? तो बेटा जितना अभी तक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, सब पॉइंट के लिए था। बट ऐसा जरूरी तो नहीं कि ना चार्ज पॉइंट पर, ऐसा तो नहीं है भैया। चार्ज हमारा एक रॉड में भी हो सकता है, एक लाइन में भी हो सकता है। मतलब बताओ, इसमें हमारा पूरा चार्ज है, ठीक है। इस पे चार्ज हमारे एक एरिया पे भी हो सकता है, हमारा कोई एरिया, उस पे भी चार्ज हो सकता है। एंड चार्ज हमारा किसी वॉल्यूम पे भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है चार्ज। फिर ऐसे कंडीशन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चार्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए बेटा, आपके मान लीजिए कोई शादी है, गेस्ट आने वाले, पानी वाला पूछा भैया कितना पानी ऑर्डर करना है, तो तुमको भले ये ना पता हो कि कितना पानी ऑर्डर करना है, लेकिन तुमको इतना तो पता है ना कि पानी का डेंसिटी कितना है। तुम्हें नहीं पता इस पूरे अर्थ पे एग्जैक्ट लीटर में कितने पानी मौजूद है, लेकिन पानी की डेंसिटी तो पता है ना। तो बेटा वो तो सेम होगा हर जगह। तो बेटा हम लोग भी यहां क्या करेंगे बेटा, डेंसिटीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर मान लो चार्ज एक लाइन में है, तो हम लोग बोलेंगे लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको हम लोग दिखाते हैं बेटा लैम्डा से, और ये होता है बेटा Q बाई एल। मान लो इसका लेंथ अगर एल है, तो ये हो जाएगा Q बाई एल। अगर मान लो मैंने इसका एरिया ए मान लिया और इस पे चार्ज Q है, तो बेटा एरिया के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे बेटा, और उसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, वो हो जाएगा Q बाई ए, Q बाई ए। और अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम लोग यहां निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग दिखाते हैं बेटा रो से, और रो आ जाएगा बेटा वही Q बाई वी। मान लीजिए इसका वॉल्यूम V और इसके ऊपर चार्ज Q है, तो ये कितना हो जाएगा Q बाई वी। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही अब हम लोग आगे यूज करने वाले हैं और यही आपको आगे मिलने वाला है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इसको थोड़ा मजेदार तरीके से समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई है, एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा फ्लक्स। बस उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक एरिया है, यहां से ऐसे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली, तो वो हमारा क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 पास हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। क्या बोलेंगे बेटा, फ्लक्स। क्लियर है बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, जहां पे
ये जो आपका फाई है ना बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज एन स्केलर क्वांटिटी। और ई क्या है? वेक्टर है। ए क्या है? एरिया वेक्टर है। सर एक सेकेंड, एरिया वेक्टर होता है क्या सर? हाँ बेटा, एरिया को हम लोग को कई जगह वेक्टर मानना पड़ता है, ठीक है। अभी वो एक बहुत बड़ी कहानी, उस पर हम बाद में जाएंगे, पर एरिया भी एक वेक्टर है। तो सर अगर मान लो हमारा ये एरिया है, तो इसका डायरेक्शन कहां होगा? क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है ना, तो इसका डायरेक्शन कहां होगा? तो याद रखना बेटा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा, एरिया का डायरेक्शन हमेशा अपने सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। हमेशा अपने सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर। वो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। अगर मान लो 2D है, जैसे ये 2D है, तो बाहर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो वो 3D है, ऐसा कुछ बना हुआ है, तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा कहां होगा? बाहर की ओर। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको एक एडिशनल नॉलेज दे दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए, तो याद रखना, अगर मैं बोलूं, अभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, तो अगर मैं बोलूं कि ये इस सरफेस से, इस एरिया से 90 डिग्री बना रहा है, तो एरिया वेक्टर से इसका एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अरे क्योंकि एरिया वेक्टर भी तो ऐसी है और ये भी ऐसे ही जा रहा है, तो उससे क्या हो गया? 0 डिग्री। और एरिया से कैसा बना रहा है? 90 डिग्री। तो याद रखना बेटा, शब्दों का खेल है, ध्यान से सुनते रहना। मैं जब बोलूंगा परपेंडिकुलर टू एरिया, यानी एरिया वेक्टर से एंगल कितना है? 0 डिग्री। और हम लोग एंगल कहां से लेंगे? एरिया वेक्टर से, एरिया से नहीं, एरिया वेक्टर से। क्लियर है? चलिए, तो बेटा इसीलिए इसको कई जगह बुकों में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, E डॉट एस कॉस। कई जगह हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गॉस लॉ के बारे में बात करते हैं। तो गॉस भैया ने कहा था कि देखो भैया, गॉस भाई ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज किसी क्लोज बॉडी के अंदर है, तो मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, कैसी भी कोई बॉडी है, और उसके अंदर कोई चार्ज है Q, तो भैया फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कौन सा लोगे? जो अंदर है, इनसाइड, किसी एरिया के अंदर जो चार्ज होगा उसी को लोगे। यानी अगर बाहर पे कैपिटल Q है तो मुझे इससे मतलब नहीं है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेटा हमको पता है फ्लक्स को हम लोग प्यार से क्या लिख सकते हैं? E डॉट ds। एरिया को यहां S से दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं फॉर क्लोज्ड एरिया। याद रखना ये कहां पे लगेगा? फॉर क्लोज्ड बॉडी और क्लोज्ड सरफेस। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? अंडरस्टूड है सबको? चल आगे बढ़ते हैं। अब बेटा उससे पहले बहुत लोग हमसे कहेंगे सर पर ये बताओ ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया? मैं तो नहीं मानता। मत मानिए बेटा, देखिए अब हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। इसका एक डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का अगर हम प्रूफ देखें बेटा तो वो होगा, तो मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है छोटा सा Q। अब मुझे पूछना है भाई इससे फ्लक्स कितना होगा? तो बहुत सिंपल सा काम है बेटा, एक आप ना स्फीयर बना लो, एक स्फीयर बना लो और यहां से उसकी रेडियस ले लो R। ये गॉसियन सरफेस है बेटा, गॉसियन सरफेस। हमेशा किसी भी चार्ज के अगल बगल जब एरिया बनाना पड़ता है ना, क्योंकि एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो हमेशा सिमेट्रिक बनाना बेटा। ऐसा नहीं कुछ भी बना दो, हम डिब्बा बना देंगे, नहीं नहीं, सिमेट्रिक। अगर गोल चार्ज है तो गोल बनाओ, चार्ज अगर लाइन में तो सिलेंडर बनाओ। क्लियर है? ऐसे बनाना। तो हमने ये बना दी। सबको पता है फ्लक्स कितना होता है? E डॉट ए कॉस थीटा। अब यहां पे बेटा हेयर कॉस थीटा यानी कॉस 90 कितना हो जाएगा बेटा? 1, क्योंकि कोई भी रेडियस अपने सरफेस पे कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो बेटा हर जगह कॉस 90 बन जाएगा, तो कॉस 90 होता है, सॉरी
एरिया से 90 बनाते यानी एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा? 0। एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा बेटा? 0। और cos 0 क्या होता है बेटा? 1। ठीक है। अच्छा, cos 0 अगर 1 हो जाएगा बेटा तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला हो जाएगा वो आ जाएगा ई ए, और सबको पता है ई क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एरिया कितना होता है बेटा? स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो के की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई मर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको चलिए कैपिटल क्यू कर लीजिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। इनक्लोज चार्ज के लिए हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात आ जाता है कि कभी कभार हमसे पूछ लेता, अच्छा तो एक बात बताइए, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो चलिए बेटा हम लोग तुरंत तुरंत निकाल लेते बिना कोई समय गवाए। तो देखिए बेटा, हमारे पास ये क्या, हमारा स्फीयर है, अंदर से खोखला है, तो जाहिर सी बात है हम कोई भी चार्ज डालेंगे Q, इसके ऊपर चार्ज Q है, वो कहां पे होगा? इसके सरफेस पे होगा। इस स्फीयर का जो रेडियस है बेटा वो कितना है? R। वो कितना है बेटा? R। अब बेटा इसके डेरिवेशन में ना हमें 2-3 चीजें निकालनी है। पहला कि पहले तो इनसाइड पॉइंट पे फ्लक्स कितना होगा, या इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और तीसरा, इसके बाहर यानी आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बेटा ये हमारे पास 3 पॉइंट है, यानी 3 केसेस हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनसाइड का कर लेते हैं। तो इनसाइड की दूरी हमने मान ली R। तो केस नंबर 1, इनसाइड में हम पहले करेंगे। तो चलिए बेटा करते हैं। सबको पता है E डॉट S यानी एरिया, सरफेस एरिया जो है बेटा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम कहोगे सर लेकिन एरिया किसका लेंगे? तो देखो बेटा इस पॉइंट पे ना हम क्या करेंगे, एक गोला बना देंगे। अब इस गोले का ही हमें एरिया लेना है, लेकिन इस गोले के अंदर चार्ज कितना है बेटा? सर चार्ज तो ही नहीं, क्योंकि बॉडी खोखला है, तो वहां जब कोई है ही नहीं तो चार्ज कहां पे रहेगा? तो सरफेस पे आ जाएगा। तो अंदर चार्ज ही नहीं है, तो Q 0 हो गया। इसका मतलब E डॉट S इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी E कितना आ गया? E इनसाइड कितना हो गया बेटा? 0। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या शेल में कितना होगा बेटा? 0। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? 0। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसे समझ में आ गए? क्लियर है सबको? चलिए पॉज करके आप सबने लिख भी लिया होगा। आइए अब हम चलते बेटा अपने केस नंबर 2 पे। चलिए केस नंबर 2 पे चलते हैं सर। अब तो केस नंबर 2 है सर, जब हम कहां पे अब ले रहे हैं चीजें, हम ले रहे हैं चीजें सरफेस पे। तो सरफेस के लिए बेटा अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 पे हम कहां ले रहे हैं बेटा? सरफेस पे। तो अगर हम बात करें सरफेस की बेटा, तो सरफेस पे हमारा कितना आ जाएगा? के एक सेकंड, E डॉट S इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां कोई गोला बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही गोला ले रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया क्या होगा बेटा? 4 पाई, अच्छा यहां पे ये कितना है बेटा? कैपिटल R, ये तो हमें पहले ही पता था। 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसी को बहुत लोग KQ अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले केस की ओर, यानी अगला केस है हमारा कि सर एक बात बताओ, अगर बाहर निकालना है तब कितना होगा, तो बाहर के लिए भी मान लो R है, बाहर के लिए O पॉइंट R दूरी पे है। चलिए तो केस नंबर 3 देखते हैं। सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सर ऐसा है तो अब सरफेस एरिया किसका लेंगे, अरे बेटा इस पॉइंट से क्या बना दो, गोला बना दो, ठीक है। और जैसे हम ये करते हैं बेटा, एक बात बताओ, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर, अरे यार स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू है एप्सिलॉन नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसी को हम लोग प्यार से के Q अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा। और ये रहा आपका बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले कि सर इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर वायर के लिए बताइए क्या होगा, मान लीजिए, यानी अगर हमसे कोई पूछ ले, एक हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इसके लिए कोई हमसे पूछ ले, सपोज कीजिए इस पॉइंट पर पूछ ले कितना होगा, तो सर ये कैसे करेंगे हम लोग, बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। मान लीजिए, जो हम आप लोगों को कुछ डिटेल दे देते हैं, मान लीजिए इस इनफाइनाइट वायर की हमें नहीं पता कितना लेंथ है कितना चार्ज है, लेकिन हमें दे दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जो वाइट्स है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं फिगर को थोड़ा सा सीधा ही बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये वायर है इनफाइनाइट, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है ये बताइए कि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, एक ये अपना वायर है, इस पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी दिया हुआ, और इस पॉइंट से जो कि R दूरी है, P पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इस वायर से कितना होगा। तो देखिए बेटा बहुत आसान है, हम लोग वापस से क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या बोलता है बेटा कि E डॉट S इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता है, क्लियर है। चलिए अब S है तो कोई एरिया तो चाहिए, तो एरिया किसका लेंगे, तो कोई बॉडी बनानी पड़ेगी। तो मैंने पहले भी बोला था गॉसियन सरफेस, जो आप एरिया बनाते हैं ना, सरफेस बनाते हैं, वो हमेशा ऐसा बनाओ कि जो बॉडी है उसके सिमेट्रिकल बने। तो एक लाइन के लिए सिमेट्रिकल क्या हो सकता है, एक सिलेंडर। तो हमने एक सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर की लेंथ मान लीजिए L है, ये मैंने L माना है तो चिंता मत कीजिए, अभी चला जाएगा, ठीक है। और उसका रेडियस कितना है बेटा, R है, ठीक है सर। अब एक बात बताइए बेटा, मेरे पास एक सिलेंडर है, ये हाथ हमारे सिलेंडर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, इसमें 3 एरिया होंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, तो देखिए हमारे पास 3 एरिया हो गए, 1 2 और ये जो नीचे वाला आपके पास होगा 3, ठीक है। तो सबको पता है कि हो जाएगा E1 S1 प्लस E2 S2 प्लस E3 S3 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पर मजेदार चीज क्या है बेटा, मजेदार चीज ये है कि यहां पे जो 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया के पैरेलल जा रहा है, यानी एरिया वेक्टर से वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो अगर हम इसको और थोड़ा सफाई से लिखें, अगर हम इसको और थोड़ा सफाई से लिखें तो ये हो जाएगा E1
S1 cos 90 प्लस E2 S2 cos 0 प्लस E3 S3 cos 90। क्लियर है? अब ये और ये 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा बेटा? एक ही जगह बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, E cos 0 1 होता है, तो E S इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, E हो गया। सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल ले लो, हमने एल लिया है, इज इक्वल टू, अब देखिए लैम्डा होता है Q अपॉन लेंथ, तो Q कितना हो जाएगा बेटा यहां से? लैम्डा इंटू एल। तो हम लोग Q की जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L से L मर गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये है बेटा आपका डेरिवेशन फॉर इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट वायर के लिए डेरिवेशन है। आई होप आज हमने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस भी हम लोग अलग से लगाएंगे जब हम लोग PYQ सीरीज को लेके आएंगे और उसको आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा और अपनी तैयारी में अब जान लगा दीजिए। अब जान नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, चलिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों।